नमस्कार साथियों, आज पुनः पहल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज भारतीय राज्य व्यवस्था के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ हम बढ़ रहे हैं। विगत वीडियोज में आपने देखा कि भारत के संविधान की जो सबसे पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरे भाग, चौथे भाग की हम लोग चर्चा कर चुके हैं, जिसमें मौलिक अधिकार, संविधान के प्रस्तावना, नीति निश्चक तत्व, मौलिक कर्तव्य, इन सभी बातों पे हम लोग बात कर चुके हैं। आज हम इसके भाग 5 पर बात करेंगे और भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक का एक विस्तृत अध्याय है, जिसको संघीय कार्यपालिका के नाम से जानते हैं। संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति को लेकर आज हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति क्या, भारत में राष्ट्रपति की भूमिका क्या है, भारत के अंदर राष्ट्रपति का अस्तित्व क्या है। इन सब बातों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे कि राष्ट्रपति का क्या औचित्य है संविधान में, या राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका में इतना महत्वपूर्ण क्यों है, कैसे है, किन अनुच्छेदों के माध्यम से है। आज हम इन्हीं सभी पर चर्चा करने जा रहे हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। कोशिश करिए कि इस वीडियो को पूरे श्रृंखला में आप देखिए, क्योंकि बहुत छोटे छोटे वीडियो इस पर बनाऊंगा ताकि बहुत सहज तरीके से एक एक बात क्लियर हो सके। इसको लेकर मैं बात करने जा रहा हूं। राष्ट्रपति भाग 5 अनुच्छेद 52 से 78 तक एक विस्तृत अध्याय। ये भी इसमें 78 तक में क्या क्या बातें की जाएगी, अभी मैं उस पर चर्चा करता हूँ। अब राष्ट्रपति जो है, यह अनुच्छेद 52 से 58 तक की जो जिक्र है उसको लिखा है संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका। अब इस संघ की कार्यपालिका में एक चीज़ और जिक्र किया है कि आखिर में कौन कौन लोग संघ की कार्यपालिका में शामिल होंगे, किनको हम संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत मानेंगे। तो ध्यान रखिए, पहला चीज़ है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल या मंत्री और महान्यायवादी। यह 5 तरीके के 5 लोग जो हैं, यह भारत के संघ की कार्यपालिका के हिस्सा हैं। इनको लेकर संघ की कार्यपालिका काम करती है, यह हमें ध्यान रखना होगा। अब दूसरा चीज़ यह कि राष्ट्रपति को लेकर थोड़ा सा एक बात ये होती है कि राष्ट्रपति के पास शक्तियों को लेकर हमारे यहाँ, चूँकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है और संसदीय शासन प्रणाली में शक्ति के 2 केंद्र होते हैं। एक केंद्र होता है, क्या होता है, संवैधानिक प्रमुख के रूप में, और दूसरा होता है वास्तविक प्रमुख के रूप में। तो ध्यान रखिए कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली का जो संवैधानिक प्रमुख है वो कौन सा है, वो हमारा राष्ट्रपति है। और वास्तविक जो प्रमुख है वह क्या है, पीएम है, यानी प्रधानमंत्री है। इसको भी हमें जानना चाहिए। अब आइए मैं बात करते जा रहा हूँ सीधे कि राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेदों के अंतर्गत कहाँ कहाँ, कैसे कैसे इसको लेकर हम बात करें, कैसे कैसे प्रावधान इसको लेकर दिए गए हैं, उन सब बातों पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। अब आप देखिए कि जो अनुच्छेद 52 है, सीधे कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत में एक राष्ट्रपति होगा। भारत का राष्ट्रीय, उन्होंने इतना कहा कि 52 में कि राष्ट्रपति होगा। उससे संबंधित बातें अन्य अनुच्छेदों में इसके बारे में पूरी तरह चर्चा की गई है। भारत के संविधान की बहुत अच्छी खूबसूरती एक भी है कि संविधान का जो प्रारूप है व्यापक तो है, विस्तृत तो है ही, साथ में एक एक बातों का स्पष्टीकरण दिया गया है। हमें किसी के भरोसे नहीं बैठना है।
हमें किसी परंपराओं को लेकर नहीं चलना है, बल्कि संविधान ने एक एक अनुच्छेदों को बड़ा स्पष्ट कर रखा है कि इस अनुच्छेद में इन बातों का जिक्र है, इन अनुच्छेद में इन बातों का जिक्र है। इसलिए हमें किसी भी तरीके से कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। संविधान के अनुच्छेदों में ही सभी बातों का स्पष्टीकरण दे रखा है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 53 की। जब 53 की बात करेंगे 53 की, उसमें कहा कि संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति होगी वो किस में निहित होगी? वो राष्ट्रपति में होंगी। यानी क्या होगा? शक्ति होगी। संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति होगी वो किस में निहित होगी? वो राष्ट्रपति में निहित होगी। अर्थात संघ की कार्यपालिकी शक्ति का प्रधान होने के कारण मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति के नाम से ही संघ की पूरा शासन व्यवस्था चलाया जाएगा। संघ के शक्तियों का पूरा जो लेखा जोखा राष्ट्रपति के नाम से होगा वो अलग बात है। मैंने अभी कहा कि संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल करता है, बल्कि संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। यही अनुच्छेद 53 स्पष्ट करता है। अब 53 में भी कहता है कि संघ की शक्तियाँ जो राष्ट्रपति के अंदर निहित होंगी वो शक्तियाँ कैसे मिलेंगी? संविधान के अनुसार उसको प्राप्त हैं, और उसके कारण ही राष्ट्रपति अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा भारत के संघीय व्यवस्था पर शासन का काम करेगा। संघीय व्यवस्था के शासन को संचालित करने का काम करेगा राष्ट्रपति। यह अनुच्छेद 53 में बड़ी स्पष्ट रूप से कहा गया है। अब एक चीज़ और साथ में 53 में कहा गया है कि जो सेना है या जो रक्षा है, रक्षा से संबंधित जो बातें हैं, सेना का प्रमुख जो होगा, 3 सेनाएं हमारे यहाँ कौन है? वायु, जल और थल। तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च कमांडर होगा वो कौन होगा? वो राष्ट्रपति होगा। अर्थात क्या चीज़ है? संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति के अंदर निहित होंगी। तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होगा, और राष्ट्रपति संविधान के द्वारा शक्तियां प्राप्त करेगा। अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से उन शक्तियों को प्रयोग करेगा। साथ में पूरे शासन व्यवस्था को संचालित करने का काम राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 53 बड़े स्पष्ट भाषा में इस बात का जिक्र करती है। अब आइए एक और इसका जो अनुच्छेद 54 है, इंटरेस्टिंग है, थोड़ा समझा जाए उसको कि 54 में ऐसी क्या बात है। अनुच्छेद 54 कहता है कि उससे निर्वाचन को लेकर, राष्ट्रपति के निर्वाचन को लेकर अनुच्छेद 54 बड़ा विस्तृत ब्यौरा देता है। क्या कहता है कि निर्वाचन को लेकर बात करता है और कहता है कि इसका निर्वाचन होगा तो कौन कौन लोग इसके निर्वाचन में शामिल होंगे? तो कहता है कि इसमें एक निर्वाचक मंडल होगा। और ये निर्वाचक मंडल किससे मिलकर बनेगा? कहता है निर्वाचक मंडल बनेगा संसद से। संसद में कौन कौन होगा? लोकसभा और राज्यसभा। दूसरा होगा समस्त विधानसभाएं, और तीसरा होगा 2 केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाएं। अब देखिए अनुच्छेद 54 निर्वाचन की बात करने के साथ साथ बड़ा स्पष्ट कर देता है कि निर्वाचन केवल पद्धति की बात नहीं, बल्कि निर्वाचन कौन कौन करेंगे राष्ट्रपति का, निर्वाचन में कौन कौन लोग शामिल होंगे, इसका भी जिक्र करता है। कौन करता है? यह हमारा अनुच्छेद 54 करता है और कहता है कि निर्वाचन में वो एक निर्वाचक मंडल होगा। निर्वाचक मंडल किससे मिलकर बना होगा? संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। ध्यान रखिएगा, निर्वाचित का मतलब कि जो चुनाव जीत कर आए हैं, जो नॉमिनेट होंगे। जैसे कि राज्यसभा में हमने देखा कि 12 मेंबर नॉमिनेट होते हैं, यह शामिल नहीं होंगे। लोकसभा में 2 मेंबर नॉमिनेट होते थे, अब नहीं होते हैं, यह शामिल नहीं होंगे। समस्त विधानसभाओं का आशय क्या है? 29 राज्यों की वह विधानसभाएं, वह विधायक लोग जो निर्वाचित होके हैं, और केंद्र शासित 2 केंद्र शासित प्रदेश जिसमें दिल्ली प्लस और पुडुचेरी, या
संविधान के 17वें संविधान संशोधन के तहत 1952 में यह दिल्ली और पुडुचेरी के विधायकों को भी राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होने का अधिकार दिया गया, अर्थात उसको भी निर्वाचक मंडल का हिस्सा माना गया या बनाया गया। ये भी हमें याद रखने वाली बात है, इसको हम याद कर रख सकते हैं। मूल संविधान में इन दोनों का जिक्र नहीं था, बल्कि यही दोनों थे। अर्थात एक सबसे जो मेन बिंदु इसमें है कि समस्त सांसद सदस्य शामिल होंगे, लेकिन वही जो निर्वाचित हैं। समस्त विधानसभाओं के विधायक शामिल होंगे जो निर्वाचित हैं। 2 केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाओं के सदस्य शामिल होंगे, मेंबर विधायक शामिल होंगे, वह जो निर्वाचित हैं। तो निर्वाचित शब्द ध्यान रखिएगा। दूसरे नॉमिनेटेड लोग बिल्कुल शामिल नहीं होंगे, बल्कि इसमें सिर्फ निर्वाचित लोग ही शामिल होंगे। यह निर्वाचक मंडल ऐसे लोगों से मिलकर बनता है। अगर मैं इसकी संख्या का जिक्र कर लूँ यहीं पे थोड़ा सा, तो देख लीजिए कि अगर आप देखें कि 545 टोटल लोकसभा के सदस्यों की संख्या है, लेकिन 2 उसमें नहीं होगा, तो 543 यह होंगे। 245 सीट है राज्यसभा की, जिसमें 12 नहीं होंगे तो 233 होंगे। अर्थात अगर ये कहा जाए कि 776 सदस्य जो होंगे वह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेंगे। समस्त विधानसभाओं की जो संख्या है ये दोनों जोड़कर 4120 बनती है। इसका मतलब 4120 सदस्य विधायक राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेंगे। अगर इसको ऐसे दोनों जोड़कर देखा जाए तो 4896 टोटल मेंबर होंगे, निर्वाचक मंडल के सदस्य होंगे जो राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेंगे। यही बातें अनुच्छेद 54 निर्वाचन के रूप में बताता है। अब देखिए अनुच्छेद 55 जो है और इसको और क्लियर करता है। अभी तक हमने देखा कि निर्वाचक मंडल में कौन कौन हुआ, सांसद शामिल हुए 776, विधायक शामिल हुए 4120, टोटल शामिल हुए 4896 हुए। लेकिन जब हम राष्ट्रपति की वोट की बात करते हैं, जब वोट की गिनती होती है, तो हम देखते हैं कि राष्ट्रपति की वोट की गिनती में क्या होता है कि लाखों में गिनती हो रही है। तो समझ में नहीं आता कि भैया सदस्य संख्या तो 4896 है, तो ये लाख वोट कैसे हो गया। टोटल लाख जो वोट की संख्या है, लगभग वोट की जो वैल्यू है राष्ट्रपति के चुनाव में, वो 10 लाख से ज़्यादा है। 10 लाख से ज़्यादा है, लगभग 10,98,882, 11 लाख के आसपास का है। तो 11 लाख वोट कैसे हो गए, संख्या कितनी है 4896। इस चीज़ को क्लियर करने के लिए अनुच्छेद 55 तक हमें चलना होगा, जो कहता है कि विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों के मापन में एक रूपता होना चाहिए। इसकी बात अनुच्छेद 55 करता है। और उसी 55 में हम वोट की वैल्यू निकालेंगे, एक विधायक की, एक सांसद की, और फिर देखेंगे कि जो 4896 लोग हैं कैसे 10 लाख वोट तक के पहुंच जाते हैं। इसी बात का जिक्र हम इसमें करने जा रहे हैं, ध्यान इसको यहाँ पर रखिएगा। अब देखिए अनुच्छेद 55 की मैं बात करने जा रहा हूँ। और अनुच्छेद 55 क्या है, ये कहता है कि समस्त राज्यों के प्रतिनिधियों के वोट की जो वैल्यू है उसमें एक रूपता होना चाहिए। ऐसा नहीं, ऐसा क्यों कह रहा है संविधान इसलिए कह रहा है कि एक तरफ तो हमारे, अगर आप भारत के नॉर्थ ईस्ट के प्रदेशों को देखें तो छोटे छोटे प्रदेश हैं जिनकी जनसंख्या भी कम है। मुश्किल से कहीं गोवा में देखिए तो मात्र केवल 32 सीट है वहाँ पे विधानसभाओं की। अगर आप सिक्किम में चले जाए तो 40 के आसपास है, 60 के आसपास है। तो समस्या है कि आखिर में वहाँ के वोट की, वहाँ के विधायकों की वोट की वैल्यू कैसे निकले, और उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे बड़े प्रदेश, मध्य प्रदेश से बड़े प्रदेशों के विधायकों की वोट की वैल्यू कैसे निकाली जाए, इनके बीच में एक रूपता कैसे हो। इसलिए कहा गया कि विधायकों की वोट की वैल्यू तो उसके राज्य की जनसंख्या के हिसाब से होगा, लेकिन सांसदों की वोट की वैल्यू पूरे भारत के सभी सांसदों की वोट की वैल्यू समान होगी। यही एक रूपता की बात अनुच्छेद 55 करता है। और 55 क्या कहता है, 55 में हम वोट की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। हम अगर देख के कहते हैं कि अगर हम शुरुआत करते हैं विधायक की वोट की वैल्यू निकलने के बाद ही हम पहुंच पाएंगे सांसद की वोट की वैल्यू की तरफ। और देखिए एक विधायक की वोट की वैल्यू या वोट का मूल्य क्या है, इसको ध्यान रखें कैसे निकलेगा। अब उदाहरण मान के चलते हैं, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। यूपी में हम लोग रहते हैं, यूपी की बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में चूँकि जनसंख्या पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में,
तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के विधायक की वोट की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा, है भी। अब इसका फार्मूला जो क्या है, कुल जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या बट्टा मतलब भाग किस में देना है, टोटल संख्या, टोटल मेंबर ऑफ क्या हुआ, विधानसभा, टोटल मेंबर ऑफ विधानसभा। मतलब अगर हम यूपी की बात करता तो टोटल मेंबर ऑफ विधानसभा कितने, 403। ऐसा नहीं कि अगर 403 में 4-5 ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, टोटल सीट कितनी है विधानसभा में उसको हम काउंट करेंगे यहाँ पे। ऐसा नहीं कि अगर मान लिया 403 विधायक में 2-3 की मृत्यु हो गई हो या इस्तीफा दे चुके हो, केवल इस समय 400 से नीचे विधायक हो, 400 तो नहीं, हमें 403 विधायकों की टोटल संख्या, सीट जो है उसका जिक्र करना है। टोटल जनसंख्या गुणे 1/1000। अब इसलिए ऐसा क्यों हुआ, पहली चीज कि जनसंख्या का जो क्रक्स उसको समझ लेते हैं कि राज्य की कुल जनसंख्या का मतलब क्या 2011 की जनगणना लिया जाए या आने वाली 2021 की जनगणना को शामिल किया जाए, तो इसको समझना होगा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर 1971 की जनगणना को बेस बनाया गया है। अब आप पूछेंगे कि 1971 क्यों, हम लोग तो 1971 के बाद 81 में, 91 में, 2001 में, 2011 में 4 जनगणना कर चुके हैं। तो फिर साहब 4 जनगणना का क्या मतलब हुआ, 4 जनगणना का मतलब 40 साल के बाद भी क्या जनसंख्या नहीं बढ़ी होगी, तो वोट की वैल्यू नहीं बढ़ती। बिल्कुल यहाँ पर प्रश्न पूछने वाला वाजिब प्रश्न है, इसको हमें समझना होगा। समझना कैसे होगा कि एक समय था, आप 1971 में याद करिए, यह किसका समय है, यह इंदिरा जी का समय है। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करते थे 71 में। ये बांग्लादेश के अलग होने की कहानी है 71, उस समय की बात है। तो 71 में क्या हुआ कि देखा गया, 71 की जनगणना के बाद देखा गया कि राष्ट्रपति के चुनाव में जनगणना जो वृद्धि हो रही थी वह ज़्यादातर उत्तर भारत के प्रदेश राज्य हैं, उनके यहाँ जनगणना वृद्धि होती जा रही थी। और चूँकि उस समय इंदिरा जी ने जनगणना रोकने के लिए जनगणना रोकने के हिसाब से प्रावधान बनाया, और इंदिरा जी के जो बड़े बेटे थे संजय गांधी क्या करते, संजय गांधी बहुत जनगणना को लेकर बड़ा सशंकित थे, और वो चाहते थे कि जनगणना को लेकर एक ऐसा कानून बने जिससे जनसंख्या पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके। और जनसंख्या नियंत्रण को लेकर उत्तर भारत के राज्य बिल्कुल असमंजस में थे, बिल्कुल तैयार नहीं थे, या बिल्कुल उसको इग्नोर कर रहे थे। लेकिन दक्षिण भारत के जो राज्य थे वह जनसंख्या को लेकर बड़ा गंभीर हो गए। उनको लगा कि यार वास्तु की तो बड़ी समस्या बन जाएगी। दक्षिण भारत के राज्यों ने क्या किया, अपने यहाँ जनसंख्या नियंत्रण को बड़े अच्छे स्वभाव से, अच्छे रूप से उसको एक्सेप्ट किया, और वहाँ जनसंख्या नियंत्रण कर दिया गया। अब क्या हुआ कि जनसंख्या नियंत्रण दक्षिण भारत में तो ज़्यादा हुआ, उत्तर भारत में बिल्कुल नहीं हुआ। उत्तर भारत में वैसे ही लोग, या तो समझदारी के स्तर पे कहिए या तो जिस स्तर पे कहिए, वो जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कोई भी गंभीर परिणाम नहीं दिखाई दिया। उसका परिणाम ये निकला कि दक्षिण भारत के राज्य कहे कि यार है तो बड़ी दिक्कत है, हम लोग किसी भी तरीके से जनसंख्या को नियंत्रण कर रहे हैं, उत्तर भारत वाले राष्ट्रपति के चुनाव में उसका फ़ायदा उठाएंगे, उनके वोट की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, हम क्या करें। यह बात चूँकि सरकार तक गई, सरकार ने इस चीज़ को बड़ी गंभीरता से लिया, और 42वें संविधान संशोधन 1976 में संशोधन के माध्यम से कहा गया कि सन 2000 तक क्या होगा, 2000 तक राष्ट्रपति के चुनाव में 1971 की जनगणना ही बेस रहेगी। इसी जनगणना के हिसाब से जो जनसंख्या निकलेगी उसी जनसंख्या पर वोट की वैल्यू निकाली जाएगी और राष्ट्रपति का चुनाव संपादित किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन फिर सन 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, और उस समय उन्होंने देखा कुछ नहीं किया। इसी 42 को अगर हम 2 से गुणा करें 84वें संविधान संशोधन से उन्होंने क्या किया, इसी 2000 के जगह 2026 लिख दिया, अर्थात कि 2026 तक जनगणना जो होगा वो 1971 की जनगणना के हिसाब से जनसंख्या का काउंट किया जाएगा। अर्थात अभी भी जो वोट की वैल्यू 71 में जिन राज्यों के विधायकों की थी, उतना ही
आज भी वोट की वैल्यू है उन राज्यों के विधायकों की, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, यह हमें यहाँ ध्यान रखना होगा। अब देखिए, राज्य की कुल जनसंख्या का मतलब जितनी जनसंख्या होगी उसमें वहाँ के टोटल विधायकों की संख्या के भाग दिया जाएगा। चूँकि ऐसा होता कि मान लीजिए कि अगर भारत उत्तर प्रदेश के एक विधायक की वोट की वैल्यू है 208 है, 208 है। अगर फॉर्मूला सिर्फ इतना ही है कि राज्य की कुल जनसंख्या बटा टोटल संख्या, लेकिन अगर ऐसा होता, ये नहीं होता 1/1000, तो क्या होता है यहाँ पर 3 जीरो और बढ़ा दीजिए, तो एक विधायक की वोट की वैल्यू क्या होती 2,08,000। अब जब सोचिए कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होता, जब गिनती होता, तो राष्ट्रपति तो करोड़ों में खेलता है, 1 करोड़ वोट 2 करोड़ वोट पाया। तो इसकी आंकड़ों की जटिलता से बचने के लिए क्या किया गया, इसमें सहज 1000 का भाग दे दिया जाता है, और सिर्फ 1000 के भाग देने के लिए ही सिर्फ क्या किया गया है, इसको 1/1000 का जिक्र किया गया है, उससे इसका कोई और मतलब नहीं निकलता है। तो ध्यान रखिएगा कि एक विधायक की वोट की वैल्यू क्या होगी, उस राज्य की पूरी जनसंख्या बटा उस राज्य के विधानसभाओं की सीटों की संख्या भागा या गुणा 1/1000, जो भी संख्या आएगी वहाँ के एक विधायक की वोट की वैल्यू आएगी। यह ध्यान रखिएगा, पूरे एक विधायक उस जो वोट की वैल्यू आएगी, उस वोट की वैल्यू 403 में जब गुणा करेंगे तो पूरे उत्तर प्रदेश यानी राज्य के वोट की वैल्यू आ जाएगी। ये भी हमें ध्यान रखना होगा। अगर यह बात समझ में आ रही है तो निश्चित रूप से अब हमें सांसदों के वोट की वैल्यू निकालने में किसी भी प्रकार से कोई समस्या नहीं आएगी। अब हम क्या करेंगे, एक सांसद के वोट की वैल्यू निकालते हैं, एक सांसद के वोट की वैल्यू निकालते हैं। अभी तक हमने क्या कहा था कि एक राज्य एक विधायक की वोट की वैल्यू उस राज्य के टोटल जनसंख्या बटा उस राज्य के विधानसभाओं की टोटल सीट की संख्या से भाग देने पर निकल रहा था। अब राज्य में क्या होगा, कुल विधानसभाओं के वोट की वैल्यू बटा कुल सांसदों की संख्या, देखिए भाग देना उसमें कैसे। अब आप समझिए इसको कि क्या हुआ इसमें कि इसमें 29 राज्य प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेश, टोटल 31 राज्यों के विधायकों की वोट की वैल्यू निकल कर आएगी, और जो है वो कितना है 4,49,474। यह पूरे राज्यों के विधायकों की वोट की वैल्यू है। यह इसमें भाग किसका दिया जाएगा 776, अर्थात क्या 776 क्या है, यह नॉमिनेटेड सदस्यों को निकालकर जो इलेक्टेड सदस्य हैं राज्यसभा और लोकसभा उसकी संख्या है, अर्थात 708 जो वोट है यह एक सांसद की वोट की वैल्यू है। यह पूरे भारत के राज्यों के बीच एक रूपता स्थापित करता है। वो कैसे करता है कि 708 का मतलब कि चाहे वो असम का एक सांसद हो चाहे उत्तर प्रदेश का हो, उसके वोट की वैल्यू राष्ट्रपति के चुनाव में 708 मानी जाएगी। लेकिन अगर इसके विधायकों की वोट की वैल्यू देखा जाए तो ध्यान रखिएगा, यूपी में सबसे ज़्यादा एक विधायक की वोट की वैल्यू 208 है, और उसके बाद अगर देखा जाए तो तमिलनाडु 176, झारखंड 176, और उसके बाद सबसे नीचे की बात अगर किया जाए तो आप देखेंगे कि सिक्किम जो है उसके वोट की वैल्यू कितना है 7 है, महज 7 केवल है। और फिर इसी के साथ में अरुणाचल प्रदेश, अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो इसका भी अरुणाचल प्रदेश का भी वोट वैल्यू कितना है 7 है। असम की अगर बात करें तो इसकी वोट की वैल्यू 8 है। तो हमें ध्यान रखिएगा 3 बड़ा और 3 छोटा भी फैक्ट याद रखिएगा। कई बार आवश्यकता पड़ने पर कई बार मिलान करने वाले प्रश्नों में ऐसे प्रश्न पूछ लेता है, तो ध्यान रखिए यह सिर्फ वोट के वैल्यू की बात कर रहा था मैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूंगा, इसके बाद इसी को बस सिर्फ मैंने वोट की वैल्यू निकाला, फिर मैं इसके चुनाव की प्रक्रिया की बात करूंगा, चुनाव की गिनती की बात करूंगा इसके दूसरे वाले वीडियो में। ये भी हमें ध्यान रखना होगा कि नेक्स्ट वीडियो का ध्यान रखिएगा, इसकी लिंक को इसी क्लास के लिंक में करके आगे वाली वीडियो को बनाऊंगा, ताकि सेम ये बातें उसमें रख के आपको स्पष्ट होगा कि अब हम आगे वाले प्रक्रिया में
क्या देखने जा रहे हैं, अर्थात उन अनुच्छेद 56 से लेकर 60 तक का जिक्र हम करेंगे नेक्स्ट वाले अपने इस राष्ट्रपति के संबंधित वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।